हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नानार ऑयल रिफाइनरी को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इक्वाडोर कंट्री को लेकर के। तो इक्वाडोर कंट्री साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर एग्जिस्ट करता है। इक्वाडोर कंट्री के नर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट पर कोलंबिया कंट्री, साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट पर पेरू कंट्री एंड वेस्टर्न पार्ट पर यहाँ पर पैसिफिक ओशन जो है वो लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन में जो गालापागोस आइलैंड है वो भी इक्वाडोर कंट्री के ही अंडर आते हैं। अब ये इक्वाडोर कंट्री इसलिए न्यूज में बना हुआ था क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बन गया है जिन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए हैं। इक्वेटर कंट्री से इक्वेटर लाइन जो है वो भी पास होती है। तो आपका क्वेश्चन आज का ये है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से दूसरे कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर लाइन जो है पास होती है। उन कंट्रीज के नेम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो इक्वेडर जो कंट्री है उसकी लोकेशन और एक क्यों न्यूज में बना हुआ, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में बना हुआ है, उनके जो चीफ थे उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए कुछ रेसलर्स के द्वारा और उसको लेकर के दिल्ली में जो रेसलर्स हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी जो है जो भी एलिगेशन लगे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के ऊपर उन सभी की जाँच करेगी। 1 मंथ में जो है वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने ये पॉइंट रखा है कि पहले हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला था कि जब भी कोई कमेटी बनाई जाएगी उसके जो मेंबर डिसाइड होंगे उनको लेकर के हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट टाइम में मैरीकॉम उनकी हेडशिप में एक कमेटी बनाई गई है 5 मेंबर की और इसको लेकर के उनके साथ में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं रेसलर्स उन्होंने ये बात रखी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है हमारे जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने फिर से कोई पॉइंट रखा है। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जीक्यूटिव और अगर हम बात करें जुडिशरी, इन दोनों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव चाहती है कि जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें हमारा जो है वो इंक्लूजन होना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें या देखें कि अगर कोई एमपी और एमएलए अगर ढंग से काम नहीं करता है तो 5 साल के बाद में जो है वो जो पीपल जो है जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो उनको वोट नहीं देती और वो हार जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अगर किसी एरिया में अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनका जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी दूसरे एरिया में, या फिर अलग अलग पॉइंट्स पे जो है उनका रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जजेस भी अगर ढंग से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो उसको लेकर के एक पहले से एक डिस्कशन होना चाहिए और उसमें जुडिशरी के अलावा किसी और पॉइंट का और इंक्लूजन होना चाहिए, स्टेट के किसी और पार्ट का और इंक्लूजन होना चाहिए ताकि मोर ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है वो जुडिशरी काम कर पाए और लोगों को भी ये लगे कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट जो है वो अदर लेवल पर, मतलब 1 लेवल पर, ऐसा नहीं है कि जजेज ही जजेस को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट का भी इंक्लूजन देखने को मिलेगा तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जो जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें और ज़्यादा बिलीफ जो है वो क्रिएट होगा। तो इसको लेकर के एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में है। अभी क्या देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स जो है वो ओपन कर दी, पब्लिक डोमेन में रख दी। तो इसी को लेकर के लॉ मिनिस्टर ने बोला है कि रो आईबी ये हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और इनकी जो रिपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इनके जो अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के, तो अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ओपन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वायलेटिव हो जाता है और ये सेंसिटिव रिपोर्ट्स को रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब यहाँ पर ई कोर्ट्स
जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक तरीके से प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के उस टाइम में वो उनसे क्वेश्चन आंसर किए जा रहे थे, तब उन्होंने आंसर दिया है कि देखो एक तरीके से जुडिशरी की अगर रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो सीजीआई है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है लॉ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपने आप को रखा कि मैं प्रेजेंट करता हूँ, मतलब गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एक मीडिएशन का रोल जो है वो लॉ मिनिस्टर रोल प्ले करता है। तो उन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं उनको लेकर के एक बार डिस्कशन होना चाहिए कि इनको ओपनली रखा जाना चाहिए या फिर नहीं रखा जाना चाहिए। देखो ये जो रिपोर्ट्स हैं इनमें अगर हम बात करें तो कुछ जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको लेकर के बात रखी गई थी, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट में वो चाहते हैं कि मिस्टर कृपाल जो है उनका अपॉइंटमेंट हो। इसी तरीके से मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट्स में भी कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर के कुछ इशू हैं, जिनको लेकर के गवर्नमेंट ने जो नेम्स कॉलेजियम ने जो नेम सजेस्ट किए थे उनको एक बार दोबारा से रिव्यू करने की बात रखी गई है। और जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक तरीके से डिले हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर कृपाल हैं उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके बेसिस पर यहाँ पर उनको एक तरीके से नकारा गया है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए ना किया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनका जो बायस नेचर है, क्योंकि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए उन्होंने यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया, तो एक तरीके से जब भी कोई जुडिशियल डिस्कशन होगा तो उनमें उनका बायस नेचर देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर के देखो क्वेश्चन भी किया गया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब उनका जो प्राइवेसी मैटर है उसको यहाँ पर उनकी पब्लिक लाइफ से एक तरीके से इंटरफेयर ना किया जाए, और इसके बेसिस पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ना रोकने को देखने को मिले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स पेज पर, और यहाँ पर ओलिव रिडल टर्टल्स जो हैं उनको लेकर के डिस्कशन किया गया है। आंध्र प्रदेश जो हमारा स्टेट है उसका जो बीच एरिया है या उसका जो कोस्ट लाइन एरिया है वहाँ पर ओलिव रिडल टर्टल्स की काफ़ी संख्या में डेथ देखने को मिल रही है। आप सभी को पता है कि नवंबर दिसंबर के टाइम जो है ओलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो मास नेस्टिंग के लिए फीमेल ओलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो मास नेस्टिंग के लिए, जिसको हम अरीवाडा के नाम से जानते हैं, वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो कोस्ट लाइन एरिया है वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनी हुई हैं। तो ओलिव रिडली टर्टल्स की अगर हम बात करें तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उनके अकॉर्डिंग इनकी वनरेबल कैटेगरी है। ये तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, और आज के आर्टिकल में भी स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि वनरेबल ओलिव रिडली टर्टल्स। तो इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहती है स्पीसीज उनकी क्या एग्जिस्टेंस है रेड लिस्ट में, ये आपके लिए ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वनरेबल है। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ओलिव रिडली टर्टल्स जो है वो वनरेबल है। ओके देखो ओलिव रिडली टर्टल्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी सी टर्टल्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा हमने देख ही लिया कि इनमें मास नेस्टिंग देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं अरीबाडा। ये जो ओलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो हमारे अटलांटिक ओशन के, इंडियन ओशन के और पैसिफिक ओशन में जो वार्म वाटर एरिया है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और उड़ीसा का जो गहीर माता मैरीन सेंचुरी है वो अरीवाडा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसकी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ओलिव रिडली टर्टल्स की डेथ पाई गई है, तो पहले भी बहुत सारे जो थ्रेट है वो उनको देखने को मिलते हैं। एक मेजर थ्रेट है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है इनको पकड़ा जाता है और इनको मार दिया जाता है। दूसरा है कि मैरीन पोल्यूशन जो है वेस्टेज की वजह से जो सी वाटर में आकर के मर्ज हो रहे हैं जो वेस्टेज, जिसकी वजह से मैरीन पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसकी वजह से ओलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और तीसरा है फिशिंग ट्रोलर्स जो है उसकी वजह से भी इनकी डेथ देखने को मिलती है। फिशिंग ट्रोलर्स को लेकर के तो देखो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेज। मतलब गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो भी फिशिंग ट्रोलर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना होना चाहिए कि वो जब फिश पकड़ने के लिए सी एरिया में जाते हैं तो उनका जो ट्रोल जो होता है, उनका जो नेट होता है वो इस तरीके से बना होना चाहिए कि अगर उसमें ट्रैप भी हो जाते हैं ये जो ओलिव रिडली टर्टल्स हैं तो वो आसानी से निकल सके। इसके अलावा 1980s में हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने भी एक इनिशिएटिव, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन ओलिविया, जिसका मेन टारगेट ये था कि जो इनकी ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको बनाए रखा जा सके और इनके लिए एक हेल्दी हैबिटाट जो है वो बनाए रखा जा सके, और ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो उनको पकड़ा जाता है उस पर रोक लगाई जा सके।
तो यहाँ पर हमने देखा कि ओलिव रिडले टर्टल्स की जो डेथ देखने को मिल रही है, इसका भी बेसिक रीजन यही है कि पोल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। ओके, तो पोल्यूशन जो है आप किसी भी लेवल पर देख लो, एयर पोल्यूशन देख लो, सी पोल्यूशन देख लो, मीन्स वाटर पोल्यूशन देख लो, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज जो है वो इफेक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन हो, पीस और स्टेबिलिटी दोनों कंट्रीज़ के बीच में आए, काफ़ी लंबे टाइम से जो डिस्कशन नहीं चल रहा है वो डिस्कशन फिर से स्टार्ट हो। और साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया कि देखो लास्ट 3 वॉर्स जो हुए हैं पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान और इंडिया के, उसमें हम देख चुके हैं कि किस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट थी। साथ ही साथ में कश्मीर इशू को लेकर के भी उन्होंने बोला, मतलब जो भी इशू है उनको सोल्व करने के लिए उन्होंने बोला कि दोनों ही कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेबरहुड में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशन बेहतरीन हो सके। प्रेजेंट टाइम में कल भी हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान। साथ ही साथ में जो टेररिस्ट अटैक है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से भय में है, फियर में है पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान जो है उन्होंने फिर से पावर कैप्चर कर ली है। तो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में हो सकता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को इफेक्ट करते हुए दिखें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो पाकिस्तान का इनिशिएटिव और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अगर वो सही है, और अभी इसी साल जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगी। इंडिया जो है पाकिस्तान, क्योंकि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर पाकिस्तान भी है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट अगर करता है, साथ ही साथ में G20 ग्रुप में इंडिया फोकस कर रहा है कि ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज़ हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए काम किया जाए। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर इंडिया अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करता है और पाकिस्तान अपना कोऑपरेशन शो करता है तो दोनों की जो रिलेशन है वो बेहतरीन हो सकते हैं। और इंडिया देखो प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन जो वॉर चल रहा है इसमें भी इंडिया बार बार कोऑपरेशन डिस्कशन इन मोड के बारे में बात कर रहा है कि दोनों कंट्रीज मिल करके जो भी इशू हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करें। तो वो सेम स्ट्रेटजी जो है इंडिया को पाकिस्तान के साथ में भी अप्लाई की जानी चाहिए और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है हमारी जो हॉकी टीम है, प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में हॉकी का, और इसमें बताया गया है पहले तो कि इंडिया में जो राउरकेला में जो मैच हुआ न्यू बिरसा मुंडा स्टेडियम में, वहाँ पर स्पेन को इंडिया ने हराया। लेकिन फिर से मैच होता है और इंडिया जो है वो 11th नंबर की जो टीम है न्यूजीलैंड उनके साथ में मैच हार जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अब इंडिया जो है 9 से मतलब टॉप 8 में आने से इंडिया रुक गई है और 9 से 16 के बीच में अपनी रैंक के लिए अब इंडिया मैच खेलेगी। लेकिन यहाँ पर देखो अभी टोक्यो में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो हॉकी टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी। ओके, साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा दोबारा से हॉकी के जो रिवाइवल स्टेज जो देखने को मिल रहा था उसके लिए हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप में इंडिया जो है वो फिर से मेडल लेकर के आए। साथ ही साथ में यहाँ पर देखो मेन पॉइंट ये रखा गया है कि अब डिस्कशन किया जाना चाहिए कि किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इंडिया अपने आप को बैक कर रहा है। तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अभी एशियन गेम्स होंगे उसमें इंडिया का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से 2024 में जो ओलंपिक गेम होने वाले हैं उनकी ये टिकट है एशियन गेम्स। तो इसमें इंडिया अगर अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है तो ओलंपिक गेम में हम अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और दोबारा से हॉकी का जो रिवाइवल स्टेज है वो आ पाएगा। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, तो देखो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। और उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो ही जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो इशू चल रहा है उसको लेकर के, उनका भी ये मानना था कि जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के गवर्नमेंट का इसमें रोल होना चाहिए। साथ ही साथ में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है जिसमें वर्ड है, आपने प्रियम्बल अगर रीड की होगी इंग्लिश मीडियम से है तो वी द पीपल ये फर्स्ट टर्म है। ओके, और इस टर्म से हम क्या समझते हैं कि हमारी जो सारी पावर है वो हमारी पॉपुलेशन में एक तरीके से एग्जिस्ट करती है, ये टर्म जो है वो हमें शो करती है। ओके, और हिंदी में अगर हमने पढ़ा है तो हम भारत के लोग जो है वो ये स्टार्टिंग की टर्म है हमारी प्रियम्बल हमारी प्रस्तावना में। तो यहाँ पर
जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दिया कि वी द पीपल जो ये जो टर्म है वो हमारी एग्जीक्यूट करती है किसके अंडर, हमारे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो भी स्टेट लेजिस्लेशन जो हैं लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनमें, मतलब उनके पास में पावर है कि वो जो है वो हमारे इंडिया को एक तरीके से, हाँ हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, आप डायरेक्टली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्टली वो जो एमपी और एमएलए हैं वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारी प्रियम्बल में कहीं भी ये जो टर्म है वो नहीं लिखा हुआ है, इस बात को लेकर के क्लेरिफिकेशन नहीं है कि वी द पीपल जो है वो एमपी रिप्रेजेंट करते हैं, एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो वी द पीपल हमने पॉपुलेशन को लेकर के यहाँ पर बात रखी हुई है। तो राइटर का ये मानना है, देखो पॉलिटिकल एजेंसी के बेसिस पर या पॉलिटिकल आइडियाज के बेसिस पर इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारी प्राइवेसी है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उन सभी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए और उन सभी को हमें क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया वाइस प्रेसिडेंट ने, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट किया, एक तरीके से साथ दिया। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है राइटर ने कि देखो जो भी लोकसभा स्पीकर हैं उनका एक तरीके से पॉलिटिकल न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि गवर्नर की पोस्ट के लिए बार बार रिकमेंडेशन भी दी गई है और प्रेजेंट टाइम में जो इश्यू देखने को मिल रहा है, जैसे तमिलनाडु में हम देखें तो उसको लेकर के बार बार ये बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल, जैसे गवर्नर की पोस्ट है, लोकसभा स्पीकर है, इनका पॉलिटिकल न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर आर्टिकल में यूके और यूएस की जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। तो यूएस में आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लेड कैबिनेट का सिस्टम नहीं होता है। प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पॉपुलेशन से, और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है उनको चुनता है। और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के जो है वो प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है, वो इनिशिएट कर सकता है, लेकिन जो कांग्रेस वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो उसको एंडोर्स करे। ओके, अब हम बात अगर करें यूके की, तो यूके में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वहाँ की पॉपुलेशन जो है उसमें अवेयरनेस है, उनमें एजुकेशन लेवल अच्छा है, वो समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है वो हर पॉइंट को ध्यान में रख कर के वहाँ पर लिखा जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंडिया जो है वो एक तरीके से मिक्सअप है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री का। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मोर फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स पर जो है वो हमने अदर फीचर्स को भी इंक्लूड किया है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया का भी ये है कि जैसे कि अगर हम बात करें यूके में, वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स का जो हेड होता है वो एक तरीके से पॉलिटिकल न्यूट्रल पर्सन होता है। तो हमारे इंडिया में भी स्टार्टिंग में जीवी मावलंकर और उसके बाद में एम अनंथा सयानम अयंगर जो हमारे लोकसभा स्पीकर बने, वो भी एक तरीके से उन्होंने जिस पार्टी से बिलोंग करते थे उनसे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी ने भी सेम प्रोसीजर किया। तो इसी तरीके से हमें जो है वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऐसे पोस्ट पर अपनाना चाहिए जहां पर ये लगता है कि हाँ ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वहां पर इनका बायस्ड नेचर देखने को मिल सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करके एक तरीके से मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं होने चाहिए, और वो कंप्लीट जो हमारा असेंबली है उसके लिए एक कॉमन पर्सन के रूप में वहाँ पर रिप्रेजेंट होने चाहिए कि उनके लिए सब बराबर हैं। जो भी गवर्नमेंट जो भी एक तरीके से हमारे कंट्री के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा उनको वो सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर 25 जनवरी जो है उसको नेशनल टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राइटर ने फोकस किया है कि हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कि टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करें। जैसे कि यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा के लिए पूरी यात्रा जो है उसको लेकर के हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो रेलवे मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट जो है स्टेब्लिश कर रही है। तो यहाँ पर राइटर का बोलना है कि अगर हमें इंडिया को अच्छे से शोकेस करना है तो हमें करना होगा कि हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसका अलग अलग मिनिस्ट्रीज, स्टेट, इन सभी के साथ में अच्छे से लेवल पर टाई अप हो सके, ताकि जो प्रॉब्लम है उसका अच्छे से सॉल्यूशन देखने को मिले। अभी G20 ग्रुप के टाइम में इंडिया के पास में प्रेसिडेंटशिप है, इंडिया चाह रहा है और इसकी जो मीटिंग है वो अलग अलग एरियाज़ में करवाई जाएंगी, ताकि जो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है कंट्री की, उसको शो किया जाए, जिससे टूरिज्म सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज़ में जब जा रहे हैं तो वहाँ के जो हमारे डायस्पोरा के जो भी मतलब इंडियन ओरिजिन जो मेंबर्स हैं उनके साथ में जब मीटिंग करते हैं तो वो इस बात को स्पेशल मैसेज देते हैं कि आप
और आपकी फैमिली, साथ ही साथ में आपके 5 ऐसे फ्रेंड्स जो नॉन इंडियन हो, उनको आप इंडिया लेकर के आइए और इंडिया की जो ब्यूटी है वो उनको शो कीजिए। मतलब इनडायरेक्टली इंडिया का जो मेन टारगेट है वो टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना है। तो यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि देखो, इंडिया के लिए जो जर्नी है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया में कोई आने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। इंडिया में तो एंशियंट सेंचुरीज से अगर हम देखें तो बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो इंडिया में आते रहे हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक, पोइट्री, अपने ट्रैवलोग, मेमोरियर्स जो हैं वो यहाँ पर आकर के लिखे हैं। उन ट्रैवलर्स के नेम है मेगस्नीच है, ह्यूएन सांग है, मार्को पोलो है, फाई हीन है। ये सब इंडिया में हमेशा आए और इन्होंने इंडिया की जो ब्यूटी है उसको रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड लेवल पर, और जिससे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो कुछ डाटा आए हैं और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि तमिलनाडु स्टेट का अगर हम देखें तो 2019-21 के जो डाटा हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 10.6% जो वीमेन है वो ही डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उनको डेली कंज्यूम करती है। और यहाँ पर साउथ के कुछ अलग अलग स्टेट के बारे में रखा गया है कि वहाँ पर भी इस तरीके की ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उसको कम कंज्यूम किया जा रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट डाटा से 2015-16 के डाटा से, तो ये जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं। हालांकि मेन जो है उनमें भी डिक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन वीमेन की कंपैरिजन में कम डिक्रीज़ जो है वहाँ पर देखने को मिला है। देखो, ये जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को ये फोलिक एसिड का, विटामिन सी का और कैरोटीन का, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, और ये बहुत सारे डाटा बताते हैं कि इन सारे विटामिन्स, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इनका कंज्यूम जो है वो हमें बढ़ाया जाना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा हमें बताते हैं कि इसीलिए तमिलनाडु में जो एनेमिक वीमेन का जो शेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ का जो कंजम्पशन है इनका वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बताया गया है। 18 जनवरी को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसकी दिल्ली में 3rd मीटिंग हुई। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैप के थ्रू भी हमें बता रखा है कि केन रिवर जो है वहाँ पर एक यहाँ पर धुआधान जो डैम है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाएगा, और उसके थ्रू जो है वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी बेतवा रिवर में, ताकि जो बुंदेलखंड रीजन है जो काफ़ी टाइम से काफ़ी ड्राई अप एरिया है वहाँ पर की वाटर की अवेलेबिलिटी हो सके, और वहाँ पर बहुत सारी जो बेसिक प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन देखने को मिल सके। अब यहाँ पर राइटर जो है उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट को लेकर के वो बात यहाँ पर रखी है। तो देखो, यहाँ पर राइटर का पहले तो ये बोलना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। साथ ही साथ में पन्ना टाइगर रिजर्व के साउथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर घड़ियाल सेंचुरी है। तो घड़ियाल सेंचुरी जो है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो केन घड़ियाल सेंचुरी जो है वो भी इफेक्ट होगा। तो देखो, 1972 में एक एक्ट बनाया गया था और एक्ट का नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये बात रखी गई कि बिना मतलब प्रीवियस अगर आपने सहमति नहीं ली है तो आप एंट्री नहीं कर सकते, और एक तरीके से एनक्रोच जो है वो नहीं देखने को यहाँ पर मिलता है। अब ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके सेक्शन 35 में ये बात बोली गई है कि अगर मान लो कोई वाटर की अवेलेबिलिटी है और उसका डाइवर्जन किया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो इफेक्ट ना हो तब जाकर के डाइवर्जन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर इफेक्ट होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में जो टाइगर की अवेलेबिलिटी है वो ना के बराबर है, लेकिन अगर यहाँ पर डाइवर्जन किया जाता है तो वहाँ पर जो डीप गोर्चेज हैं वो इससे इफेक्ट होंगे, वाइल्ड लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। केन घड़ियाल सेंचुरी जो है वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ एक्टिविस्ट की बात रखी गई है कि जैसे रवि चोपड़ा जो है उन्होंने ये बात रखी थी कि ये डाइवर्जन जो है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ सपोर्टर्स ने, कुछ एक्टिविस्ट ने यहाँ पर सपोर्ट भी किया है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो देखो, इसको लेकर के पहले भी जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें डिस्कशन किया जा चुका है कि डाइवर्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको जो लेकर के जो रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिला। साथ ही साथ में यहाँ पर देखो,
मेन बात ये रखी गई है कि आप बोल रहे हो कि केन रिवर में इतना पानी है कि हम इसको डाइवर्ट भी कर देंगे और यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स की बात की गई है कि आपने जो एंशियंट डाटा है उनको उठा करके ये बात रखी है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप केन रिवर का दोबारा से इंडिपेंडेंट लेवल पे सिर्फ केन रिवर का रिव्यू करवाइए, तब आपको पता चलेगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी है ही नहीं जिसको आप डाइवर्जन भी कर सको, बेतवा रिवर की में भी अवेलेबिलिटी करवा सको और बुंदेलखंड रीजन तक जो है वाटर की अवेलेबिलिटी आप रेगुलर करा सको। तो पेरेनियल रिवर के अकॉर्डिंग जो है इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दोबारा से रिव्यू सर्वे होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरियाज है, स्पेसिफिक LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो रीजन है, तो इसमें बताया गया है कि 2020 से पहले जो बहुत सारे हमारे पास में जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गए हैं। मतलब एक तरीके से चाइना ने इन पॉइंट्स को लेकर के अपना क्लेम किया है। तो इस तरीके का इशू यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो थे जिसमें से 26 जो है उसका एक्सेस इंडिया खो चुका है। तो ये कुछ पेपर जो हैं, कुछ रिपोर्ट जो है वो रखी गई है और इस रिपोर्ट के बेसिस पर ये सारे पॉइंट जो हैं वो रखे गए हैं कि बहुत सारे मतलब इशू जो हैं वो चाइना के साथ में रेगुलर हमारे बने हुए हैं और जो प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन होना चाहिए उसके बेसिस पर जो है वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। देखो फॉरेन पेज पर जो आर्टिकल है उसमें श्रीलंका को लेकर के जो इंडिया ने सपोर्ट करने की बात की थी कि IMF को हम अश्योर करेंगे कि उनको मनी जो है वो दिया जाना चाहिए, तो IMF ने जो भी अश्योरेंस है उसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया है इंडिया का। ओके, थैंक यू।